बच्चों आज हम लोग दोस्तों आज हम लोग माइंड रीडिंग के जो सेकंड पार्ट है उसको थोड़ा सा कंटिन्यूस करेंगे और समझेंगे कि मान लो किसी पर्सन का जब कोई बिहेवियर चेंज होता है तो उसके थॉट, इमोशंस और उसका इंटरेस्ट भी चेंज होने लगता है ना। अब इंटरेस्ट जब चेंज हो लगेंगे तो उसके सिग्नल्स वो दिखने लगते हैं। वो कैसे दिखेंगे हम लोग धीमे धीमे जानने की कोशिश करेंगे। मान लो एक छोटा बच्चा है जो जू जाने के लिए निकला है, लेकिन जब वो जू पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जू तो आज क्लोज्ड है। अब उस बच्चे का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो थोड़ा सा एंगर फील करता है, वो थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। तो जब हम लोगों को या कोई फ़ोन पर हम लोगों को कोई फ़ोन कॉल आया और उसमें कोई सैड न्यूज़ मिले तो हम हर्ट हो जाते हैं। हम हर्ट होते हैं ना, और तब हमारी बॉडी उस चेंज को तुरंत दिखाती है। हमारा व्यवहार अचानक बदल जाता है। हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारे आई के एक्सप्रेशंस वो कुछ अलग सिग्नल शो करते हैं। पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई एक बात है। तो किसी भी पर्सन का बिहेवियर जब वो चेंज होता है तब उस परिस्थिति में उसके उसके इंटरेस्ट और जो इंटेंशंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अब हम उन सभी चेंजेस का केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे, और जब आप उनको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके बारे में कुछ ना कुछ आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। हमें ये भी एबिलिटी डेवलप करनी होगी कि हम कैसे फॉल्स और ऑथेंटिक क्लूज को पहचानें, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसर्न ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कुछ केयरफुल जजमेंट भी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मोस्टली दो प्रिंसिपल्स को देखना होगा, या दो प्रिंसिपल थिंग्स को, दो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो चीज़ों को देखना होगा, कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट बिहेवियर को रीड करने से हमें यह पता चलेगा कि आखिर जो उनकी बॉडी और माइंड में वास्तव में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो कंफर्ट का मतलब है या कंफर्ट का मीनिंग है, मीन्स है, वो क्या हो सकता है। कंफर्ट का मीनिंग होता है कि कंटेनमेंट, हैप्पीनेस या फिर रिलैक्सेशन है। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि डिसप्लीजर, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशंस। अब इन चीज़ों को समझना है कि कैसे हम लोगों को रीड करेंगे कि वो हैप्पी कंडीशन में है, सैड कंडीशन में है, बाहर से नहीं दिखा रहा है लेकिन अंदर से है। तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको इन्हीं बिहेवियर को स्टडी करना है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको सिर्फ बिहेवियर की स्टडी करनी है। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि मैं एक स्टोर में गया था, एक दुकान पे या शॉप पे गया था। वहाँ पर कुछ सामान खरीदे। तभी मैंने वहाँ एक आदमी को देखा जो जहाँ कैश काउंटर था ना, उसके पास काफ़ी देर से खड़ा था। ना उसके पास कोई सामान था और वो लाइन में भी नहीं खड़ा था। उसने कुछ भी नहीं खरीदा, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें बस उस कैश लेने वाले को देख रही थी। वो उस कैश काउंटर पर ही फोकस थी। कुछ देर बाद वह कुछ लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मुझे लगा कि जैसे वो कोई एक्शन लेने वाला है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो अपनी बढ़ा रहा था। मतलब जाहिर सी बात है, जब भी कोई लंबी सांस लेगा तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब जैसे ही दुकानदार ने उस पैसे रखने के लिए लॉकर खोला और उसने वहाँ हाथ डाल दिया और पैसे निकालकर वो वहाँ से भाग गया। ये अलग बात है कि बाद में वो पकड़ा गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको इन घटनाओं को देखना होगा, समझना होगा, इन पर फोकस करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लो नॉन वर्बल बिहेवियर को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमने बात की थी कि आप लोगों को केयरफुली ऑब्जर्व करें और उनके नॉन वर्बल बिहेवियर को सही से पहचानने की कोशिश करें। अब वो कैसे पहचानेंगे, मैं आपको एक एक मूवमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सीरीज लंबी होगी, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आप हमें 6 महीने देंगे तो हम काफ़ी कुछ आपको सिखा देंगे। अब आप का एक कोई आइडियल गोल है मान लो, ठीक है, और वो है जब आपका जो आइडियल गोल है वो क्या होना चाहिए कि आप उन लोगों को ऑब्जर्व करें और उनको ये पता भी ना चले कि
आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को, डेली रूटीन वाले लोगों को ऑब्जर्व करें। इनको ऑब्जर्व करना आसान है, ठीक है, और उनको समझें। बस उन्हें ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप अपने मन में विचार करें हैं, या आपके मन में ये विचार आएगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो नॉन वर्बल जो बिहेवियर है, वो कौन सा नॉन वर्बल बिहेवियर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा नॉन वर्बल बिहेवियर को और उसके मतलब को। देखिए, जैसे मैं कुछ मतलब अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आगे जाके ही मैं बताऊंगा आपको, एक एक मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल में कि कैसे पहचानते हैं लोग। ये ह्यूमन बॉडी में हजारों नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं और हमारी बॉडी कई सारे सिग्नल्स देती भी है। उनमें से कौन से ऐसे सिग्नल हैं या कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं और हम उनको कैसे पहचानें, चलिए हम लोग उसको कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए, इसके लिए हमने एक मॉडल तैयार किया जिससे आप नॉन वर्बल रीडिंग को बहुत ईजी कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी की बॉडी का मोस्ट हॉनेस्ट पार्ट कौन सा है, एक ऐसा पार्ट जो उस बॉडी की बारे में सारी चीजें बताता है, जो आपको उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग और इंटेंशंस को बता सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक मैग्निफिसेंट ऑर्गन के बारे में, फिलहाल जो हमारा ब्रेन है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि जिससे आप उसकी बॉडी लैंग्वेज या अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए। एक सेकंड रुको, अपने होठों को वाइट करो, रियली करना है, करके देखो। तो अपने फोरहेड को रब करो, फोरहेड को रब करना ऐसे, यूं दबाओ या इसको यूं करके प्रेस कर लो या यूं पकड़ लो, या फिर अपनी नेक को यूं करके घुमाओ, या फिर क्या करना है, अपने नेक को यहाँ पर ऐसे दबाइए, यहाँ पर जो एडम्स एप्पल है यहाँ पर, इस नॉच पर यहाँ, या फिर ऐसे, ठीक है। तो आप देखोगे ये वो चीजें हैं जो हम कई बार करते हैं और किन कंडीशंस में करते हैं आप सोचो। आप और लोगों को भी ऐसा करते हुए देखोगे, वो भी इनको देखोगे कि वो लोग इनको रेगुलर बेसिस पर करते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चलिए हमें अभी बहुत कुछ जानना है अपने ब्रेन के बारे में और मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसका संबंध है हमारे ब्रेन से। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अपने ब्रेन के बारे में कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपसे आपके लिप, नेक और फोरहेड पर आपसे कुछ पूछा था। तो फोरहेड को रब करना, लिप्स को काटना, नेक को इस तरह से इधर ऐसे दबाना या फिर इस तरह से यूं दबाना, ठीक है। इसका जवाब मैं भी देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक होता है क्रेनियम, ये दिस इज द पार्ट ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम वहाँ पर है जहाँ पर हमारा स्कल, ये स्कल है ना, स्कल का जो बेस होता है वो क्रेनियम कहलाता है और यहीं पर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। एक बार अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे अपना ब्रेन हमारे बॉडी द्वारा अपने इमोशंस को नॉन वर्बली एक्सप्रेस करता है, बिना कुछ कहे एक्सप्रेस करता है, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनके पास केवल एक ब्रेन है, लेकिन रियली में 3 ब्रेन होते हैं। ईच ब्रेन कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे वो 3 ब्रेन कौन से हैं। ये सब मिलकर एक कमांड एंड कंट्रोल का काम करते हैं। जैसे एक नॉर्मल ब्रेन होता है, ठीक है, जिसको आप सब लोग मोस्टली यूज करते हो, जिसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन। एक होता है सब कॉन्शियस ब्रेन और एक होता है सुपर कॉन्शियस ब्रेन। ये 3 पार्ट है, ये तीनों मिलकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। अब ताकि हमारी बॉडी की ईच एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सके। अब इसको समझना बड़ा क्रिटिकल है कि हमारा ब्रेन कैसे सभी बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या फिर सब कॉन्शियस हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत पुराना केस है यूएस कस्टम का, कि जब एक टेररिस्ट जो एक बॉम्बर था, एक तरीके से जो बॉम्ब बनाने का काम करता था, वो कनाडा से यूएसए में आ रहा था। तो वहां पर कुछ ऑफिसर्स ने पूछताछ के लिए उसे कार से नीचे उतरने को कहा। अब यहां पर क्या हुआ,
जब ऑफिसर्स ने उसे नीचे उतरने को कहा तो उस व्यक्ति की नर्वसनेस और स्वेटिंग मतलब उसको पसीना आने लगा, ठीक है। और उस ऑफिसर्स ने दोनों चीज़ों को पहचान लिया और इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वो व्यक्ति स्ट्रेस में आ गया। क्योंकि अगर आप कुछ गलत हैं तो ब्रेन का ये नेचर है, जो जेन्युइन नेचर है, कि वो कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेस करेगा, वो स्ट्रेस के सिग्नल देगा। अब यही वह नॉन वर्बल बिहेवियर है जिसके कारण उस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया और पूछताछ में यह पता चला कि वह लॉस एंजल्स एयरपोर्ट को उड़ाने वाला था। तो ब्रेन का ये पार्ट जो हॉनेस्टली बताता है, या पूछते ना वो ब्रेन का कौन सा सबसे, आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो सबसे हॉनेस्ट ऑर्गन है, जो सब कुछ बताता है, वो ब्रेन का ही एक पार्ट है जिसे कहते हैं लिम्बिक ब्रेन। ये हमारा लिम्बिक ब्रेन ही है, जिसे थिंकिंग ब्रेन कहते हो आप, या फिर आप इसे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन भी कहते थे कुछ लोग, ठीक है। अब ये रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का गुड सोर्स नहीं है, अभी बात ध्यान रखना मेरी बात। रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गुड सोर्स नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें बताने का काम करता है। अब हम लिम्बिक रिस्पॉन्स को समझते हैं कि जैसे कि कैसे नॉन वर्बल बिहेवियर को आप समझोगे इस लिम्बिक रिस्पॉन्स के थ्रू। ये डेंजर के टाइम पर हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने में काम आता है, लाइफ सेविंग रिएक्शंस में काम आता है, प्रॉब्लम्स के समय पर ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है। इसके अलावा हमको फ्रीज या फ्लाइट एंड फाइट के लिए भी के टाइम पर ये हमको रिस्पॉन्स देने का काम करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है हमारे ब्रेन का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, कि ये कैसे डीलिंग करता है स्ट्रेस के साथ, कैसे ये अन्य चीज़ों के साथ डीलिंग करता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, कुछ बातों को समझिए। देखिए कैसे स्ट्रेस और डेंजर को मेजर करता है। इसके कारण एक कह सकते हो आप रिजल्टिंग या फिर एक रिएक्शन जनरेट होता है नॉन वर्बल बिहेवियर को, जिसकी मदद से अपने एक कह सकते हो एक पर्सन के आप थॉट, फीलिंग और उसके इंटेंशंस को समझ सकते हैं। एक फर्स्ट डिफेंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम होता है। बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा मैं आपको कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ाने जा रहा, आप समझिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्रीज रिस्पॉन्स का काम करता है। आपको किसी भी काम करने से पहले वो फ्रीज कर देता है, जो आपको बचाने काम आता है। मान लो जब कोई शिकारी हो या कोई खतरा हो, तो एंशिएंट टाइम में भी ये मोस्टली हम लोग इसका यूज करते थे। ये रिस्पॉन्स मूवमेंट पर बेस्ड है। फ्रीज करने तो मतलब नो मूवमेंट। तो फ्रीजिंग एबिलिटी का मतलब है कि जब डेंजर है तब सेंस का यूज करना है, अपने मूवमेंट को फ्रीज करना आपको दूसरों के लिए लगभग इनविजिबल बना देता है। जैसे मान लीजिए कोई भालू अगर आपके ऊपर आक्रमण करता है, तो आप वहां पर खड़े हो जाए सांस रोक के थोड़ी देर के लिए, तो आप उसके लिए इनविजिबल हो गए, मतलब वो आपको अटैक नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप इसको जानवरों के साथ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मूवमेंट्स करेंगे तो आपके लिए वो वहां पर वो खतरा आ जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो अपने मूवमेंट्स को फ्रीज करना आपको दूसरों के लिए लगभग क्या कर देता है, आप उस दूसरों के सामने आप लगभग इनविजिबल हो जाते हो। मोस्टली इसका जो यूज होता है ना, वो ऑपरेशंस के टाइम पर हमारे सोल्जर्स करते हैं। ये रिस्पॉन्स प्राइमेटिव मैन था ना, जो प्रिमिटिव मैन, जो आदिवासी मैन था, वहां से लेके हम लोग आज तक जो मॉडर्न मैन है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि किसी खतरे के खिलाफ किस प्रकार से इसका यूज करना है। मॉडर्न सोसाइटी में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोग देख रहे होंगे आप, ब्लफिंग कर रहे हैं और स्टीलिंग कर रहे हैं, और लाइन के टाइम पर आप उनको इसका यूज करके पकड़ सकते हैं कि जब हम किसी पोटेंशियली या डेंजरस सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, तो हम कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद को तुरंत फ्रीज कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। मान लो हम घर से निकले और रास्ते में जा रहे हैं, तभी अचानक रुक जाते हैं, तो उस समय जब रुकते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, कुछ हमको याद आया, ठीक है। फिर हम अपने फोरहेड पर अपना हाथ रखते हैं और घूमते हैं और वापस घर की ओर चलने लगते हैं। ये स्टॉप ये बताता है कि ब्रेन ने कुछ क्विक एसेस किया है कि कुछ खतरा है, शायद घर में गैस ओपन रह गई है,
या हम लॉक लगाना भूल गए, ये वो अलर्ट हैं जो लिम्बिक सिस्टम की वजह से। अब जैसे रात में अचानक कोई डोरबेल बजा दे तो भी आप अलर्ट हो जाते हैं, कुछ आवाजें सुनकर भी आप रात के समय पर अलर्ट हो जाते हैं। ये अलर्ट किस वजह से होता है? इसी लिम्बिक सिस्टम की वजह से हो रहा है। एक बहुत पुराना और बहुत कॉमन एग्जांपल है लिम्बिक सिस्टम फ्रीज होने का। ड्यूरिंग इंटरव्यू के समय पर लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं और छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं। और ये मैं नहीं बता रहा, ये मोस्टली नोटिस किया है इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू लेने वालों ने। ठीक है, अब ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग उन एग्जाम्पल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे।